दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,209 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 90,95,807 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 501 लोगों की मौत हो गई। वही बड़ी खबर, आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला तगड़ा हमला। बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों हैं। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने नीतीश कुमार पर तगड़ा निशाना साधते हुए रविवार को सवाल किया कि मुख्यमंत्री के नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों हैं और इनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार बड़ी बात क्यों नहीं लगती। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुकुटमणि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तगड़ा निशाना साधते हुए कहा था कि नीतीश कुमार नीति सरकार के 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। खबरदार अगर कोई नैतिकता, सुशासन और लोक लाज की बात करेगा। उन्होंने कहा था कि बदलाव के जनादेश के विपरीत अनैतिक सरकार बनाते ही नीतीश कुमार जी ने रोजी रोटी जैसे सकारात्मक मुद्दों को छोड़कर नकारात्मकता को गले लगा लिया है। वही बड़ी खबर, कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर साधा तगड़ा निशाना। बोले जो अपनी सही उम्र नहीं बता सकता वो वित्त मंत्रालय कैसे संभालेगा। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव परिणाम के घोषणा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंत्रिमंडल और नई सरकार का भी गठन हो चुका है। चुनाव भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन चुनाव को लेकर सियासत अब भी जारी है। पहले शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को लेकर सियासी घमासान मचा और अब उप मुख्यमंत्री को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ऐसे में आरजेडी के बाद अब कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर तगड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपनी उम्र का सही से हिसाब नहीं दे पा रहे, जैसे उनके प्रधानमंत्री आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। जो उप मुख्यमंत्री अपनी उम्र का हिसाब किताब सही नहीं रख सकता, चुनाव आयोग को सही उम्र नहीं बता सकता, वह वित्त मंत्री के रूप में राज्य का हिसाब किताब भला कैसे बेहतर रख सकता है। उन्होंने कहा कि उम्र में जब इतना बड़ा घोटाला है तो वित्त विभाग में कितना बड़ा घोटाला करेंगे। वही बड़ी खबर, कांग्रेस में गृह युद्ध हुआ तेज। अब गुलाब नबी आजाद ने भी उठाए गंभीर सवाल। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एक कांग्रेस नेता पार्टी नेतृत्व व कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कपिल सिब्बल के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाब नबी आजाद ने भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि गुलाब नबी आजाद ने वीआईपी कल्चर को बदलने की जरूरत बताते हुए जमीनी स्तर पर पार्टी कमजोर होने की बात को स्वीकारा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता गुलाब नबी आजाद ने कहा कि हमारे लोगों का ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। जब कोई पदाधिकारी हमारी पार्टी में बनता है तो वो लेटर पैड छाप देता है, विजिटिंग कार्ड बना देता है। वो समझता है कि बस मेरा काम खत्म हो गया। काम तो उस समय से शुरू होना चाहिए। आपको बता दें कि साथ ही गुलाब नबी आजाद ने कहा कि हमारा ढांचा कमजोर है, हमें ढांचा पहले खड़ा करना पड़ेगा। पार्टी के वीआईपी कल्चर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि 5 स्टार से चुनाव नहीं लड़े जाते। हमारे नेताओं के साथ समस्या है कि अगर टिकट मिल गया तो 5 स्टार में जाकर बुक हो जाते हैं। एयर कंडीशनर गाड़ी के बिना नहीं जाएंगे, जहां पर कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे हम चुनाव को नहीं जीत सकते। वही बड़ी खबर, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। बोले लॉकडाउन ने लाखों लोगों को गरीबी में धकेला। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी पर संसदीय समिति की रिपोर्ट पर सरकार को घेरा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर सच्चाई छुपाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अनियोजित लॉकडाउन ने लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया है, साथ ही नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है और डिजिटल विभाजन के कारण छात्रों के भविष्य के साथ समझौता किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार के अनियोजित लॉकडाउन ने लाखों लोगों को गरीबी के अंदर धकेल दिया है, नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है और डिजिटल विभाजन के कारण छात्रों के भविष्य के साथ समझौता किया है। यही कड़वी सच्चाई है जिसे भारत सरकार अपने झूठ के जरिए छिपाने की कोशिश करती है। आपको बता दें कि इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने एक खबर भी साझा की है।
वह अगली बड़ी खबर 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी 120 दिनों तक देश के हर राज्य का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। जी आपको बता दें कि भाजपा अभी से अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिसंबर महीने में 120 दिनों के देशव्यापी दौरे की शुरुआत करेंगे और संगठन की कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करेंगे। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने रविवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेपी नड्डा का ये दौरा दिसंबर माह के पहले सप्ताह में उत्तराखंड से शुरू होगा। संभावना है कि जेपी नड्डा 5 दिसंबर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। सिंह ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अपने इस प्रवास कार्यक्रम के दौरान जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे और संगठन की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वे पार्टी की रणनीति को लेकर भी चर्चा और समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रवास कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को और मजबूती प्रदान करना है और हर बूथ इकाई को और सक्रिय करना व और मजबूत करना है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन संसदीय क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था उन क्षेत्रों में संगठन की मजबूती को लेकर जेपी नड्डा रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। वह अगली बड़ी खबर आज से बिहार विधानसभा सत्र का होगा आगाज। एक दूसरे पर भारी पड़ने की रणनीति बना रहा पक्ष और विपक्ष। जी आपको बता दें कि चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के नए सत्र का आगाज आज यानी 23 नवंबर से होगा। इस 5 दिवसीय सत्र में विपक्ष रोजी रोजगार, भ्रष्टाचार, किसानों के मुद्दे समेत कई मोर्चे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा है, तो वहीं सत्ता पक्ष संख्या बल के आधार पर मजबूत विपक्ष को जवाब देने के लिए खास रणनीति बनाने में लगा है। राजनीतिक मामलों के जानकारों की माने तो संख्या बल के आधार पर मजबूत विपक्ष और फिर से सत्ता से लौटने के बाद बुलंद हौसले वाली एनडीए एक दूसरे का आमना सामना अपनी अपनी रणनीति से करेंगे। मकसद एक ही होगा, अपनी अपनी मजबूत स्थिति को दर्शाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद नई विधानसभा का पहला सत्र आज यानी 23 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 27 नवंबर तक चलेगा। नवनिर्वाचित विधायकों के स्वागत के लिए विधानसभा को तैयार किया गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सत्र का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया जाएगा। आपको बता दें कि शुरू के 2 दिन विधायकों की शपथ में गुजर जाएंगे। उसके बाद 25 नवंबर को नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। अगले दिन 26 नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। सत्र के आखिरी दिन 27 नवंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं सरकार की ओर से उत्तर होगा। उसके बाद सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। कुछ ही सीटों के कारण सत्ता से चूक जाने वाला महागठबंधन इस बार संख्या बल के आधार पर बुलंद हौसले के साथ विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने को तैयार दिख रहा है। आपको बता दें कि रोजी रोजगार, किसानों का मुद्दा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम मुद्दों पर महागठबंधन एनडीए सरकार को घेरने की रणनीति में जुटा है। विपक्षी नेताओं के तेवर सत्र के हंगामेदार होने के संकेत दे रहे हैं। वह अगली बड़ी खबर, यदि राहुल गांधी को अध्यक्ष ना बनाया जाए तो आखिर कांग्रेस के पास विकल्प क्या है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के नए झंझावत में फंस गई है। पार्टी के 23 नेताओं द्वारा पत्र लिखने, बिहार चुनाव के बाद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के सवाल उठाने और गुलाम नबी आजाद द्वारा इसका समर्थन कर देने के बाद कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी कलह बढ़ गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी कोई भी जितेंद्र प्रसाद जैसा चेहरा भी नहीं है जो सोनिया गांधी की तरह राहुल के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सके। फिलहाल वक्त कांग्रेस के भीतर घमासान छिड़ा है। पार्टी अंदरूनी तौर पर 2 फाड़ की स्थिति में है और इस बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की संभावना कम है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के नेतृत्व के सवाल पर कहा कि पार्टी में नेतृत्व का कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सभी का समर्थन है। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर पार्टी के एक पूर्व महासचिव का कहना है कि कार्यकर्ताओं में पार्टी की मौजूदगी और स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति है और वह निराश भी हैं। ये सब सही है, लेकिन सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी अथवा प्रियंका गांधी के सिवा कोई और कांग्रेस को एक सूत्र में नहीं बांध सकता। यदि कोई और अध्यक्ष बना तो कांग्रेस टूट फूट जाएगी।
वह अगली बड़ी खबर, टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से फास्टैग होगा जरूरी, नगद लेन देन की सुविधा हो जाएगी बंद। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार देश के सभी टोल प्लाजा पर नगद लेन देन को पूरे तरीके से खत्म कर रही है। इस बारे में NHAI के परियोजना निदेशक NN गिरी ने बताया कि केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक फास्टैग का इस्तेमाल 100% करना चाहती है। यदि वाहन मालिक ने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया तो उन्हें हाईवे पर 1 जनवरी से असुविधा हो जाएगी। गिरी ने बताया कि 15 नवंबर को केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद लखनऊ के इंटौजा और दक्षिणा टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।